जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नोत्तरों का कि कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2018 का जो पार्ट 3 हुआ था पेपर, उसमें भी तृतीय प्रश्न पत्र जो स्थानीय विधियों दंड से संबंधित है उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आते हैं विषय पर। चूँकि जो सन 2018 में पेपर बना था वो एक प्रकार से मतलब टॉपिक वाइज नहीं बना था, जहाँ से मन में आया क्वेश्चन उस तरीके से उठा करके पूछा गया था। बस ये जानकारी करना था कि आप लोग सभी धाराओं को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब चूँकि उस तरीके के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो ये लाजमी हो जाता है कि आपको पूरा समग्र तैयारी करना पड़ता है। केवल 4 टॉपिक रट लेने से आपकी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। तो जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट है आपको हर धाराओं पर कमांड रखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन कहीं से आवे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आते हैं हम लोग विषय पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय नोटिस द्वारा यक्ष को न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए बुलाता है। एक्स नोटिस की तामीली से स्वयं को छिपाता है और ऐसी नोटिस को किसी सहज दृश्य स्थान पर विधिपूर्वक लगाने से आदेशिका तामीलकर्ता को आशयपूर्वक रोकता भी है। एक्स द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अंतर्गत क्या अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत क्या अपराध कारित किया गया है। तो ये धारा 173 पर आधारित है। जब आप धारा 173 को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी लोक सेवक द्वारा किसी प्रकार का नोटिस या आदेश का ऐसा निकाला गया है या कोई समन या सूचना है जिससे अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को निवारित करने के लिए खुद को छिपाता है या कोई चस्पा किया गया है उसको निवारित करता है यानी कि उसको उखाड़ता है या किसी जो है उद्घोषणा किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को सक्षम है वो उद्घोषणा जारी करता है और उससे भी वो अपने आप को निवारित करता है, तो इस तरह के धारा 173 में अपराध करता है। तो उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक थोड़ा सा हल्के तरीके से दंड दिए गए हैं, एक थोड़ा सा गंभीर प्रकृति के। जैसे उसमें बताया कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है तो वो फिर 1 महीने का सज़ा सादा कारावास से और 500 रुपये तक का जुर्माना होगा। और यही आदेश का या समन नोटिस जो भी है अगर जो किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तो उसमें बता रहा है कि 6 महीने तक के सादा कारावास से या 1000 रुपया या दोनों से दंडनीय होगा। देख लेते हैं हम लोग बियर प्रोविज़न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई समन सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार शासन निवारित करेगा अथवा किसी ऐसे समन सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना शासन निवारित करेगा अथवा किसी ऐसे समन सूचना या आदेश को किसी स्थान से जहाँ कि वह विधिपूर्वक लगाया गया है शासन हटाएगा अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना शासन निवारित करेगा। जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। अथवा यदि समन सूचना आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्योंकि इसमें पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है यानी कि न्यायालय द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है उसकी अवहेलना कर रहा है, माने निवारित कर रहा है, अपने आप को उससे बचने की प्रयास कर रहा है। तो इसमें उसके जो सेकंड पैरा वाला है यानी कि 6 मास तक के कारावास से तथा 1000 रुपये तक के रुपये से जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, एक अधेड़ व्यक्ति के अपने पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला बी के साथ संबंधित थे। बी को ए धमकी देता है कि यदि बी ने उसको 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरों को प्रकाशित करेगा। ये द्वारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा अपराध कारित किया गया है। देखिए धारा 384 के तहत ये अपराध कारित किया है।
जो कि धारा 383 में परिभाषित है उद्यापन। उद्यापन बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को क्षति या भय में डाल करके कोई संपत्ति या तो उसको या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए या कोई ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज जो है जिसको मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, इस प्रकार प्रदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक जो है उकसाता है, तो वो उद्यापन का अपराध करता है। इसमें वो इसेंशियल पाए जा रहे हैं, चूँकि उसने जो है बेईमानीपूर्वक धमकी दे करके 5 लाख रुपये का जो है उद्यापन करने का कोशिश किया है, तो ये धारा 384 के तहत दंडनीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1C है, कह रहा है कि ये किसी झील के तट पर स्थित एक होटल का स्वामी सह प्रबंधक है। इस होटल की नाली झील में खुलती है और वह झील के पानी को दूषित करती है। परिणाम स्वरूप वह पानी उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाता है जिसके लिए सामान्यतः उसका उपयोग किया जाता है। ए द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत क्या अपराध किया गया है। देखिए, ये भी जो है क्वेश्चन धारा 277 से संबंधित है। 278 में बताया गया है कि कोई वायु संबंधी अगर जो कोई वायु प्रदूषण करता है, मैंने वायु में किसी प्रकार का ऐसा दूषित करता है, कलुषित करता है, तो 278 में दंडनीय होगा। उसमें अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग धाराओं में। मज़े की बात यह है कि सब में कॉमन है, दंड सब में वही है, मैंने दंड की जो मात्रा है सब में बराबर है। बस आपको धारा याद करना है कि किस धारा में क्या कहा गया है। 277 में कहा गया है कि जो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में लाया जाता हो कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग आजकल देखिए ट्रेंड चला हुआ है, तमाम जो है क्वारंटाइन अधिनियम के जो महामारी अधिनियम है, ये जो पैंडेमिक जारी हुआ है उद्घोषणा, इसका भी उल्लंघन किए जा रहे हैं। तो लगभग धाराएं उधर का ही जो धारा 188 है, 189 है, 200 है, इस तरीके की धाराओं का जो प्रयोग किया जा रहा है, 289 है या 290 है, इन सब धाराओं का, या 288 है, 188 है, 190 है, इन सब धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1D, ए एक होटल के स्टोर में रखी अलमारी को तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ बर्तन चुराने का प्रयत्न करता है। अलमारी खोलने पर उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई बर्तन नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत ए ने कौन सा अपराध कारित किया है और वह किसके लिए दोषी है। तो जो IPC की धारा 511 है उसमें एक लीडिंग केस है, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला था। उसमें आपराधिक प्रयत्न के बारे में कहा गया है और ऐसे प्रयत्न के बारे में जो आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध हो या कारावास से दंडनीय अपराध हो और कोई व्यक्ति उस अपराध को कारित करता है और कारित करने में कोई प्रयत्न करता है और उसके लिए स्पेशली किसी प्रकार का दंड विधि में कोई व्यवस्था नहीं दी गई, मतलब IPC में उसके लिए अलग से कोई दंड की व्यवस्था नहीं दी गई है, तो ये कह रहा है कि तब वो आजीवन कारावास के आधे से या अन्य कोई ऐसा कारावास है तो उसके अधिकतम कारावास से दंडनीय अपराध के आधे कारावास से दंडित किया जाएगा। अब जो आजीवन कारावास का आधा का मतलब ये है कि जब आप धारा 53 पढ़ेंगे तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात कही गई, मतलब आजीवन कारावास का गणना कैसे किया जाएगा भिन्नों में, तो वो 20 साल माना गया और खासकर इसी धाराओं के पर्पज से कहा गया है, अन्य किसी पर्पज से नहीं। अगर जो उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जा रहा है तो फिर अलग की बात है, लेकिन यहाँ जब भिन्नों की गणना की जाएगी तो आजीवन कारावास को 20 साल माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2A है, आपराधिक मानववध एवं उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के मध्य अंतर कीजिए। देखिए, ये भी बहुत रोचक क्वेश्चन है। अभी तक 299 और 300 में अंतर देखते हम लोग चले आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि धारा 299 और 304 कैपिटल ए से अंतर स्पष्ट करने के लिए बात कर रहा है। बहुत सिंपल है, क्योंकि ज़मीन आसमान का अंतर है और हमें लगता है कि सभी लोग इसमें अंतर कर ले जाएंगे। 299 300 में भी अंतर लगभग लोग कर ही लेते हैं, इसमें भी अंतर कर लेंगे। देखिए, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन जिस परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है
उन परिस्थितियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वह व्यक्ति धारा 299 में परिभाषित अपराध कारित कर रहा है, कि वो धारा 300 में परिभाषित अपराध कारित कर रहा है, कि धारा 304 कैपिटल ए में या धारा 304 कैपिटल बी में अपराध कारित कर रहा है। तो ये जो तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से ही व्यक्ति की तो मृत्यु हो ही रही है, लेकिन जो तरीके हैं उस तरीकों में उस कार्य की गंभीरता को देखते हुए दंड में भी गंभीरता को कम और अधिक किया गया है। जब धारा 304 कैपिटल ओ को देखेंगे तो उसमें एक बात कही गई है कि उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक, मतलब किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए किसी की मृत्यु कारित कर दी जाती है तो वह 2 वर्ष से, और ये भी कहा गया कि जो कि आपराधिक मानवबंध की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब मृत्यु तो कारित हो रही है उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कार्य करने के द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु आपराधिक मानवबंध की श्रेणी में नहीं आता है तो वह 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब जब धारा 299 पढ़ते हैं तो धारा 299 में कहता है कि जब जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानवबंध का अपराध करता है। जमीन आसमान का अंतर है। जो उतावलापन और उपेक्षापूर्वक जो बातें कही गई हैं, तो उपेक्षापूर्वक एक ऐसा मन की स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध किया गया है, बावजूद उसके वो कार्य नहीं कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो या कर रहा है तो उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करने के लिए नामित किया गया है। तो ये माना जाता है कि वो उपेक्षापूर्वक कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बस ड्राइवर है, सवारी लेकर के एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उसको जाना है, लेकिन वो इस तरीके से रफली गाड़ी चला रहा है, मतलब उपेक्षापूर्वक गाड़ी चला रहा है कि उसको जो लायबिलिटी दी गई है उस लायबिलिटी को नहीं निभा रहा है। तो इस तरीके की श्रेणी में, चूंकि उसका इंटेंशन किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करना नहीं था, सिर्फ उस कार्य को करना है जो कि उस कार्य को उसके ऊपर विधिक रूप से सौंपे गए हैं, लेकिन उसका परिणाम ये हो जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से उतावलापन है। उतावलापन भी एक मन की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अच्छा और बुरा का ज्ञान न रखते हुए उस कार्य को करता है और एक प्रकार से उसमें उसको हर्ष की उत्पत्ति होती है, मतलब उस कार्य को करने में वो अपने आप को अंदर से उद्वेलित होता है, उसमें मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन उस कार्य के करने से वो कहीं ना कहीं मृत्यु कारित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई गया किसी बारात में, कोई व्यक्ति बंदूक लेकर के, और इतना खुश हो गया कि वो नाचने लगा और नाचते नाचते जो है फायरिंग कर दिया, उस फायरिंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ क्या कहा जाएगा, वो उतावलेपन में है। उतावलेपन का मतलब कि अंदर से उद्वेलित है, बात किसी हर्ष के लिए है, लेकिन कार्य उसका जो है वो अवैध तरीके से हो रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। अब चूंकि कर दिया, उससे किसी की मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं उपेक्षापूर्ण उतावलेपन के श्रेणी में आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे आप धारा 279 पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा है कि गाड़ी कोई रफली चला रहा है तो धारा 279 में चला जाता है रफली चलाने में, लेकिन उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर धारा 304 कैपिटल ए में चला आता है। तो इसी तरीके से इसका आंसर उसको दे करके आप लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, ए अपनी 17 वर्षीय विद्यार्थी बी से विवाह करने का वादा करता है और उसे अपने साथ सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसने उसे विवाह का मिथ्या आश्वासन दिया है और बी को यह विश्वास दिलाने के लिए विवाह के कुछ संस्कार भी कपटपूर्वक करता है कि वह ए की विधिवत रूप से विवाहित पत्नी है। बाद में ए ने उसे अपनी पत्नी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। ए द्वारा कौन सा अपराध कारित किया जाता है और क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। देखिए, इसमें कहीं से भी ये शब्द नहीं लिखा है कि उसने सहवास किया है, केवल उत्प्रेरित शब्द का प्रयोग किया गया है कि उसने उत्प्रेरित किया है, लेकिन कहीं से इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि उसने सहवास कारित किया है। तो ये धारा 493 जब आप देखेंगे उसमें बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है किसी स्त्री को बहला फुसला करके, जो कि वो इस बात को शो करे कि उसका वो वैध रूप से पति है और सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करे, तो उसमें धारा 493 में दंडित होगा।
लेकिन यही अगर जो सहवास कर दिया जाता है इस तरीके का करके, तो फिर धारा 376 में भी वो लाइबल हो जाएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2C। ए एक सैनिक जो विगत 2 वर्षों से अपने घर से दूर था, अपने वरिष्ठ वाई से छुट्टी के लिए प्रार्थना किया, जिसे वाई ने इनकार कर दिया। इस पर खिन्न होकर एक्स ने वाई पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली वाई के दाएं पैर के घुटने के नीचे लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह जमीन पर गिर गया। एक्स ने दूसरी गोली चलाई जो वाई के ऊपर बाईं हाथ बांह में लगी। 10 दिन बाद वाई की मृत्यु हो गई। एक्स के दायित्व की विवेचना कीजिए। देखिए, धारा 300 के तहत आएगा और धारा 302 में इसको अभियोजित किया जाएगा। चूँकि जो कार्य है उसका कार्य की प्रकृति और परिणाम से स्पष्ट है कि उसकी कार्य की प्रकृति जो है कहीं से विधिपूर्ण नहीं थी। अगर जो उसको प्रकोपन आता है तो प्रकोपन इस तरीके का नहीं आना चाहिए कि वो वैधपूर्ण कोई आदेशिका के विरुद्ध हो। मतलब अगर जो ऊपर से किसी प्रकार का आदेश जारी किया गया उसके सीनियर अथॉरिटी द्वारा, तो उसमें प्रकोपन नहीं होना चाहिए। अगर जिसको इतना ही खिन्नता थी तो रिजाइन दे के चला आता, या उसकी जो सेवा नियमावली की जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करता। लेकिन उसने उसका पालन करने के बजाय सीधे गोली चला दिया। गोली के चलाने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है 10 दिन बाद। यानी कि उस जो उसका इफेक्ट है, ऐसे देखा जाए तो बांह में गोली लगने से वाइटल पार्ट पे नहीं माना जाएगा, लेकिन गोली लगने के परिणाम स्वरूप अगर जो मृत्यु हो जा रही है तो फिर ये हत्या की श्रेणी में चला जाएगा, ये किसी अपवादों में नहीं आएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3A। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 में अंतर्विष्ट दंड उपबंध क्या है? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत अपराधों के समन की रीति और प्रक्रिया क्या है? सुसंगत विधिक उपबंधों को संदर्भित करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए, तो ये क्वेश्चन धारा 26 और धारा 26 क, धारा 26 ख और धारा 26 घ से रिलेट करके है। उसमें बताया गया है कि दंड से संबंधित की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो जब धारा 26 को आप लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 का, तो 26 में ही कहा गया है कि जो कोई ऐसे धारा 14 के उल्लंघन में कोई अपराध कारित करता है, मतलब कि बिना नक्शे का या कोई इस तरीके का, तो उसमें ये कहा गया है कि वो 50,000 तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। और कंटिन्यू करता है यदि उसको मना करने के बाद, तो फिर 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद से 26 का जो क्लास 2 है ये कह रहा है कि यदि धारा 16 के उल्लंघन में कोई निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए कह रहा है कि उसको 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और मना करने के बाद भी यदि वो कंटिन्यू कर रहा है तो 1250 रुपया प्रति दिन के हिसाब से ऊपर अधिरोपित किया जाएगा। और उपधारा 3 कह रहा है कि जो धारा 25 में प्रवेश करने की शक्ति है उपाध्यक्ष को या उपाध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसे स्थान में जहां निर्माण हो रहा है उसके एरिया में इस जांच करने के लिए कि क्या सही हो रहा है कि गलत है या इस अधिनियम के उल्लंघन में नहीं हो रहा है, यदि उसका कोई विरोध करता है तो उसके लिए कह रहा है कि वो फिर 1 वर्ष तक के सादा कारावास से दंडनीय होगा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर अधिरोपित किया जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। वो कह रहा है कि 6 मास तक का दंडनीय होगा और जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद से धारा 26 क बताता है कि कोई ऐसा अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण में भी 2 तरीके का है। एक 26 क का अतिक्रमण है जो कि बिना परमिशन के है, और 26 क का जो उपखंड 3 है उसमें है कि परमिशन ले करके कोई अतिक्रमण किया जा रहा है। तो दोनों में अलग अलग है। बिना परमिशन वाले में चूँकि संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और उसमें कह रहा है कि सादा कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 20,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। और जो 26 क का उपधारा 3 है उसमें परमिशन ले करके और उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि उसके लिए 1 मास तक का सज़ा होगा
और जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। और 26 का जो डी है वो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो लाइबिलिटी दी गई है जिनको इन अपराधों को निवारित करने के लिए और वो निवारित नहीं करते हैं तो उनको कारावास से जो कि 1 मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकता है अभियोजन करने पे। अब प्रशमन की बात है तो धारा 32 में बताया गया है प्रशमन से संबंधित, तो उसमें कहा गया है कि उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निमित्त ऐसा कोई व्यक्ति चाहे उसके ऊपर कार्रवाई करने के पूर्व या पश्चात कभी भी किसी समय प्रशमन कर सकते हैं और प्रशमन का जो रिजल्ट होगा उसकी दोष मुक्ति मान ली जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशमन सिर्फ अपराधों के संबंध में है, न कि किसी अवैध निर्माण के प्रयोजन से प्रशमन होगा। मतलब कि यदि आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसका प्रशमन करके फिर से वो वैध बना लेंगे। वो अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए आपके ऊपर अभियोग लगाया गया है वह विकास प्राधिकरण द्वारा समनीय मामला है, प्रशमन किया जा सकता है और उसमें प्रशमन का प्रभाव ये होगा कि अब आपको उस आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो अवैध निर्माण किया जा रहा है वो वैध हो जाएगा, मतलब उसको तो अवैध घोषित किया ही जाएगा। अब इसके बाद से कह रहा है कि राज्य सरकार का नियंत्रण से संबंधित, तो इसके लिए ये धारा 41 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये भी रिपीटेड है। हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पे मैंने जो है प्लेलिस्ट क्रिएट किया है लोकल लॉ से संबंधित, खासकर उत्तर प्रदेश का। कुछ उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, अमेंडमेंट चूँकि बाद में हुआ, पुराना वीडियो हमने बनाया हुआ है, पुराने बेयर से बनाया था। कुछ शब्दों का हो सकता है कि मिसयूज हो गया हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब भी आदमी बैठता है तो कहीं कहीं मुंह से क्लाज निकल जाता है, कहीं कहीं धारा निकल जाता है, कहीं कहीं उपधारा की जगह पे धारा निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों की छोटी मोटी अगर त्रुटियों को आप इग्नोर कर दें तो हमने एक बहुत अच्छा इंडिकेशन के रूप में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है पूरा समग्र, कि आप उसको देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा लोकल लॉ कवर हो जाएगा और तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब धारा 41 ये कह रहा है कि जो राज्य सरकार का पावर क्या है, तो ये कह रहा है कि विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं जो भी हैं, वो उनको राज्य सरकार समय समय पर निर्देशित कर सकता है कि कौन से कार्य करें और कौन से कार्य न करें, और वो करते रहेंगे। जो धारा 2 है ये कह रहा है कि अगर जो इस तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है राज्य सरकार में और जो प्राधिकरण है कि भाई कौन सही है, तो उसमें जो भी राज्य सरकार का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। मतलब राज्य सरकार को यहाँ पे पावर दिया गया है। उपधारा 3 में कहा गया है कि जब चाहे तब राज्य सरकार जो भी इनके कार्य किए जा रहे हैं उसको अपने पास समीक्षा के लिए मंगा सकता है, उसकी वैधानिकता को चेक कर सकता है और क्या सही है क्या गलत है उस पर निर्णय करके इनको निर्देशित कर सकता है। उसी के अनुसार विकास प्राधिकरण कार्य करेंगे। और उपधारा 4 इसका ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का निर्णय यदि राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है तो उसको किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम प्रधान के चुनाव पर आपत्ति पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12C क्लाज 1 के अंतर्गत कार्रवाई में मतों की पुनर्गणना करने का आदेश पारित करते समय विहित प्राधिकारी द्वारा किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आ भी जाए। तो जब धारा 12C का क्लाज 1 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जब भी विहित प्राधिकारी पुनर्मतगणना का कोई मामला आए, आदेश पारित करेगा, तो उसमें कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखेगा तभी वो आदेश पारित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो पहला बात क्या है, वो ये कह रहा है कि प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में सिवाय किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाए प्रस्तुत किया जाए, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जाएगी कि पहला है कि यह निर्वाचन निर्बाध निर्वाचन इस कारण से नहीं है
कि उसमें रिश्वत का प्रयोग किया गया है या अनुचित प्रभाव डालने का या भ्रष्ट आचरण का व्यापक रूप से उसमें व्याप्त है। और जो निर्वाचन का परिणाम है, तो परिणाम में ये कह रहा है कि किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से या इस अधिनियम के अधीन अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के बंधों का पालन करने में कोई घोर चूक किया गया है जिससे उस पर सर्वान प्रभाव पड़ा है। मतलब जो भी हम लोगों ने दो बातें पढ़ी हैं, यानी कि अनुचित प्रभाव या रिश्वत जो भी दिया गया है भ्रष्ट आचरण को प्रभावित करते हुए, और या दूसरा हम लोगों ने कहा कि निर्वाचन के परिणाम पर इसका सर्वान प्रभाव पड़ा है, इसको ध्यान में रखेगा तब वो आदेश दे सकता है। दूसरा उपधारा इसका कह रहा है कि इस प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे। मतलब किसको भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे और किसको जो है अनुचित प्रभाव समझा जाएगा। देखिए, चूँकि नगर निगम अधिनियम जब पढ़ते हैं हम लोग, नगर पालिका अधिनियम, तो उसमें भ्रष्ट आचरण के लिए धारा 27-28 स्पेशली व्यवस्था दिया गया है। यहाँ पे धारा 12C के कैपिटल 1 में मतलब 2 में व्यवस्था दिया गया है कि क्या क्या भ्रष्ट आचरण होता है, अनुचित प्रभाव होता है, लगभग सेम है। इसमें भी यही कहा गया है कि रिश्वत अर्थात उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार, प्रस्ताव या वचन देना जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए। ख कह रहा है किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या वह इस प्रकार खड़ा हुआ था या खड़ा नहीं हुआ था, उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया, या किसी निर्वाचक को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा, पुरस्कार स्वरूप दिया जाए, मतलब कुछ उसको रिश्वत वगैरह दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए, तो ये भ्रष्ट आचरण में आएगा और निर्वाचन को प्रभावित करने वाली श्रेणी में आएगा। अब ख इसका कह रहा है कि अनुचित प्रभाव डालने से क्या तात्पर्य है, तो कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सहमति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न। अब प्रोविजो क्या कह रहा है, इसका प्रतिबंध यह है कि इस खंड को बंद का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट है किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिंदा का पात्र हो जाएगा या बना दिया जाएगा, उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन संबंधी अधिकार के निर्बाध प्रयोग में इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करता है। तो इस तरीके से, और उपधारा 3 इसका कह रहा है कि धारा 12(ग)(1) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किए जाएं। मतलब इस तरीके से जब भी कोई निर्वाचन के लिए पुनर्मतगणना के लिए कोई आदेश किया जाएगा तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा कि क्या ऐसा वाकई में उन लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि निर्वाचन को प्रभावित किया गया है या भ्रष्ट आचरण से, और उस पर उसके निर्वाचन में सारवान प्रभाव पड़ा है, तो आदेश कर सकता है। मतलब आदेश करते वक्त इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे विश्वास है कि हमने जिन जिन बातों को कहा है, जिन जिन धाराओं का व्याख्या किया है, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। केस लॉ का भी जो हम लोगों ने चर्चा किया है, हालांकि शायद इसमें केस लॉ का हमने चर्चा नहीं किया है, कोई केस लॉ उस तरीके का नहीं आया है। एक केस इस धारा से संबंधित धर्मेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है, और भी केस लॉ है, हमने केस लॉ पर भी वीडियो बनाया है। जो बाकी वीडियो बचे हुए उसको भी हम समय रहते अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।